Hello viewers, welcome to Challenger Classes. Myself शशांक भट्ट and I am your chemistry educator. तो बच्चों हम लोग केमिस्ट्री की जो अपनी सीरीज पढ़ रहे थे उसमें हम लोग डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट कर चुके थे और डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग 3 लेक्चर कवर कर चुके थे। आज जो चौथा लेक्चर होगा उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो प्रॉपर्टीज हम जो भी पढ़ चुके हैं वो आप लोग शायद रिवाइज करके बैठे होंगे और फिर से तैयार हो जाओ कुछ नई प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं। आज पहली प्रॉपर्टी शायद इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो हमारी जो आज प्रॉपर्टी है या बोलने करेक्टरिस्टिक है ट्रांजिशन एलिमेंट की, वो क्या है? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब सर ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते क्या है? तो बेटा इनका जो नाम में ही छिपा है इनका काम। इंटर, जैसे इंटर स्कूल मैचेस होते थे स्कूलों के बीच, है ना। स्टिशियल मतलब जो साइट्स होती हैं। सर नहीं समझ आया। देखो, जो मेटल एटम होता है या कोई भी सॉलिड होता है वो यूजुअली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब क्रिस्टल बनाता है। और उन क्रिस्टल में बनने के बीच में जब एटम और एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो कहीं ना कहीं बीच में जो है वैकेंट स्पेसेस रह जाते हैं जिनको हम इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं। अब वो स्पेसेस इतने बड़े तो नहीं होते हैं कि कोई बड़ा एटम वहां पे आके बैठ जाए, है ना, कोई दूसरा मेटल आ जाए, बट वो स्पेसेस इतने छोटे भी नहीं होते हैं कि कोई ना आके बैठ पाए। तो उनका साइज इतना होता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि बोरॉन, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब वहां आके बैठ जाते हैं और बैठ जाते हैं तो फिर उन्हें अच्छा लगता है, वहीं बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से जो पहले पेरेंट मेटल एटम था अब उसकी करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगी, यानी कि वो पहले से ज्यादा हार्ड और रिजिड हो जाएगा, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। तो वही जो कंपाउंड बनने की वजह से होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, है ना। अब सर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनने का रीजन क्या रहा होगा? ऐसे समझो, जब तुम बैग पैक करते हो, बैग पैक क्या हमेशा कंप्लीटली कर पाते हो? नहीं, बुक्स भी रखते हो तो थोड़ा थोड़ा साइड में स्पेस रह जाता है। इवन कहीं बाहर ट्रेवल भी करने जाते हो तो मम्मी बहुत कस के पैकिंग करती है उसमें, लेकिन फिर भी स्पेस रह जाता है। तो वही स्पेस जब मेटल क्रिस्टल बनाता है तो वहां भी रह जाता है। ठीक है, देखते हैं कैसे स्पेस रह जाएगा, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। देखो, सपोज करो कोई भी क्रोमियम का क्रिस्टल है, सपोज कर लेते हैं। काय का क्रिस्टल है सर? क्रोमियम का क्रिस्टल। ठीक है, बना लो। तो मैं क्या बना रहा हूँ आपके सामने? क्रोमियम का क्रिस्टल बना रहा हूँ। क्रिस्टल किसी भी चीज का हो सकता है, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का। वो तो डिपेंड करता है कि उस सॉलिड के या उस कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है। अब जब आप यहाँ देखोगे तो आप पाओगे कि सर यहाँ बीच में ये तो क्रोमियम के एटम्स हैं, बट यहाँ बीच में ये स्पेस खाली है। इसी स्पेस में क्या होता है? इसी स्पेस में जाके हमारे पास कुछ वैकेंट, मतलब जो वैकेंट स्पेस होता है यहाँ पे कौन ट्रैप हो जाता है? यहीं पे आके स्मॉलर एटम्स जो होते हैं, जैसे कि आपके कौन है, जो भी है, कार्बन, फॉस्फोरस, अभी डिफाइन कर दूंगा, है ना। स्मॉलर एटम्स गेट्स ट्रैप्ड। स्मॉलर एटम्स जो होते हैं वो यहाँ आके क्या हो जाते हैं? ट्रैप्ड हो जाते हैं इनसाइड दीज वैकेंट स्पेसेस। तो उसके बाद जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो देखा आपने किस तरीके से क्रोमियम के क्रिस्टल में बीच में क्या हुआ, कुछ स्पेसेस थे और वहां पे स्मॉलर एटम्स जो थे वो जाके ट्रैप हो गए। अब जरूरी नहीं यहाँ गए होंगे, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, तो उनकी मर्जी है ना। तो सर बता दो एक बार इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स डिफाइन करके क्या होते हैं। देखो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कब बनते हैं? तो जब भी व्हेन स्मॉलर एटम्स, है ना, जब भी स्मॉलर एटम्स, कौन कौन से? लाइक फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, है ना, बोरॉन को भी ले लो। तो ये जो एटम्स जब क्या होते हैं? व्हेन स्मॉलर एटम्स गेट्स ट्रैप्ड, ट्रैप्ड मतलब फंस जाना, है ना, गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड वैकेंट स्पेसेस। वैकेंट स्पेसेस कह लो या और अच्छा वर्ड बोलना चाहो तो क्या, साथ में लिख भी लेना, इसको समझा तो दिया ही है, इंटरस्टिशियल साइट्स, है ना, ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल की बात चल रही है तो ट्रांजिशन मेटल भी बता दो। देन फॉर्मेशन ऑफ, ऐसा होने के बाद क्या होता है? ऐसा होने के बाद
इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। देन फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स टेक्स प्लेस, है ना। जब ऐसा होगा तो हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, दिख रहा है सब इधर। ठीक, अब जब ऐसे कंपाउंड बन जाएंगे तो जो पेरेंट एटम था, जैसे क्रोमियम का जो क्रिस्टल था, और बाद में जब एटम आके ट्रैप हुए, तो इनका हालचाल में क्या चेंज होगा। इनसे पूछेंगे हाँ भाई क्या हालचाल, तो ये कहेंगे पहले से ज्यादा हार्ड हो चुका हूं मैं, पहले से ज्यादा रिजिड हो चुका हूं। ऐसा क्यों हुआ होगा, देखो पहले क्या था, थोड़ा सा स्पेस था तो आप उनको कंप्रेस कर सकते थे, बट अब ये एटम यहाँ आके बैठ गए तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाएगी। हम क्यों बोलते हैं कि सॉलिड्स ज्यादा कंप्रेसिबल हैं, सॉलिड्स का ज्यादा नहीं, सॉलिड्स कम कंप्रेसिबल है, लिक्विड्स और ज्यादा और गैसेस सबसे ज्यादा। तो वो डिपेंड करता है उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में। सॉलिड में स्पेस ही नहीं है तो कर दो कंप्रेस, होंगे ही नहीं, लेकिन लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस है तो वो कंप्रेस हो जाते हैं। सिमिलरली गैसेस के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा स्पेस है तो वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। तो वो पहले जो उनकी कंप्रेसिबिलिटी थी वो रिलेटिवली ज्यादा थी, बट बाद में कम हो जाएगी। तो हम बोलेंगे क्या, जो कंपाउंड बने हैं ना वो कैसे हैं, द कंपाउंड फॉर्म आर कंपैरेटिवली, है ना, पहले से आर कंपैरेटिवली, पहले के कंपैरिजन में कैसे हैं, आर कंपैरेटिवली हार्ड एंड रिजिड। और साथ ही साथ ऑल्सो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ऑल्सो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं आएगा, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स अनअफेक्टेड, लेकिन क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स अनअफेक्टेड बट फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि क्या सर बता दो एक आध एग्जांपल। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बढ़ ही जाएगा जब एटम आके ट्रैप हो जाएंगे तो। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, है ना, उसको आप कितना स्ट्रेच कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। तो समझ आया इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने के बाद क्या हालचाल में चेंज आया, है ना। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने के बाद सर ये चेंज आएगा कि पहले से ज्यादा हार्ड और रिजिड हो जाएगा हमारा कंपाउंड, और साथ ही साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। अब पहले केवल क्रोमियम के एटम थे, अब हैं भले ही छोटे एटम, कुछ ना कुछ उनका मास तो रहा होगा, तो वो यहाँ आके ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या, इलास्टिसिटी, कितना स्ट्रेच कर सकते हो वो भी चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये बातें थी। अब सर ट्रांजिशन मेटल इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, तो भाई पहला रीजन तो यही है कि उनके पास वैकेंट स्पेसेस होते हैं, सिंपल यही रीजन है। तो यहाँ पे लिखवा देता हूँ क्या, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल्स फॉर्म क्या, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, किस वजह से बनाते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट स्पेसेस इन देयर लैटिस, है ना, इन देयर लैटिस बोल लो, और क्रिस्टल, जो भी उनकी लैटिस या क्रिस्टल है वहां पे क्या रहते हैं, वहां पे वैकेंट स्पेसेस रहते हैं, जिस वजह से वो क्या बना लेते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना लेते हैं। तो बताओ समझ आया नहीं आया, पूरा बोर्ड भर दिया मैंने समझाते समझाते। मैं लिख के भी ला सकता था, बट मैंने पहले उसको समझाया और तुम्हारे सामने डेफिनेशन लिखी, है ना। तो डेफिनेशन अब कुछ याद नहीं करना है, बस तुम्हें पता होना चाहिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, लिस्ट सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड ये कैरेक्टरिस्टिक, ये भी आ सकता है, वाई ट्रांजिशन में एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, तो ये आंसर है, ठीक है। तो हम सारे एस्पेक्ट कवर करते हुए चल रहे हैं, नोट कर लो, साइड हो जाता हूं मैं।
ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, है ना, रब कर रहा हूं, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनका कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी कि कैटालिटिक एक्शन। तो कैटलिस्ट को तो तुम जानते ही हो, केमिकल काइनेटिक्स इससे पहले पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा था। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, पूरा एक टॉपिक था, याद रिवाइज करना बहुत जरूरी है। देखो मैं पढ़ाते जाऊं आगे आगे, पीछे का पढ़ो भी नहीं और साथ ही साथ भूल भी जाओ, तो रिवीजन बहुत मस्त होता है ना। साथ में इकट्ठे चैप्टर इकट्ठे हो जाएंगे फिर तो दिक्कत होगी ना। तो मतलब ये नहीं है कि डेली रिवाइज तो नहीं हो सकता है, बट जैसे वीकेंड पे बैठ गए, है ना, टारगेट करके कि चलो आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे, या छुट्टी वाले दिन बैठ गए, और बाकी डेली का डेली रिवाइज करते रहो। तो जब दूसरा रिवीजन करोगे तुम, एक रिवीजन तो तुम तब कर रहे हो जब क्लास में आने से पहले, और एक रिवीजन कब करोगे? जब कोई ऐसा छुट्टी मिल जाता है, वीकेंड या कोई और फेस्टिवल, है ना। तो उससे क्या होगा, दूसरे रिवीजन में तुम्हें थोड़ा कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू पहला रिवीजन। फिर जब थर्ड बार रिवाइज करोगे तो और कम टाइम लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा देखते ही रिवाइज होने लगेगा। अब रिवीजन में थोड़ी ही तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ जाओगे, न्यूमेरिकल नहीं, मतलब फॉर्मूला रिवाइज कर लिया, एक उस टाइप का न्यूमेरिकल कर लिया, तो वो फॉर्मूला भी दिमाग में रहेगा, और फिर लास्ट में जब फॉर्मूले सारे याद होंगे तो केवल क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो रिवीजन जरूर करते रहा करो। कैटलिस्ट क्या होते थे सर? कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते थे जो रिएक्शन का रेट ऑल्टर कर देते थे। सर कैसे? ऐसे कि वो जो एक्टिवेशन एनर्जी वाला बैरियर होता था उसको कम कर देते थे। तो कैटलिस्ट दोनों तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेंगे, रिएक्शन का रेट बढ़ा देंगे, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देंगे। वहीं नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन का रेट कम कर देंगे, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देंगे। तो हमें यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी पे चर्चा ना करके हमें ये बताना है कि सर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं, और एक आध सर एग्जाम्पल से समझा दो। चलो मैंने कहा समझा दूंगा। देखो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ पे, किसका? हैबर्स प्रोसेस का। हैबर्स प्रोसेस से क्या बनता है? हैबर्स प्रोसेस से बनता है अमोनिया। तो जब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है तो मुझे बताओ क्या क्या एलिमेंट्स लगते हैं वहां पे। जब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है तो N2 गैस चाहिए होती है सर, और हाइड्रोजन गैस चाहिए होती है। ये रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में? आयरन कैटलिस्ट के में या फिर मॉलिब्डेनम की प्रेजेंस में। और क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं, आपकी M लिखा है ना, रब कर दो, सही नहीं दिख रहा है मुझे, MO लिखा था। देखो आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या फिर मॉलिब्डेनम में, यहाँ से कंपाउंड क्या बन जाएगा? अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। बैलेंसिंग कर लेना, देखो यहाँ 3 लगा देना और यहाँ पे 2 लगा देना, हो गई बैलेंस। 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। तो आप ये जो एरो के ऊपर देख रहे हो, ये आयरन मॉलिब्डेनम, ये यहाँ पे क्या है? ये कैटलिस्ट है। सर एक और एग्जांपल दे दो, चलो एक और एग्जांपल ले लो, क्या जा रहा है। देखो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती थी। सर हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। कहाँ पे ऐड होता था? यूजुअली एल्कीन्स में कराते थे। तो जो हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन है वहां पे भी जो कैटलिस्ट यूज होते हैं उन्हें जरा याद करो। पहले मैं हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन लिख देता हूँ। देखो ये होती है CH2 और यहाँ पे आपके पास या तो निकिल या पैलेडियम या फिर प्लेटिनम, ये सब क्या होते थे? कैटलिस्ट, और हाइड्रोजन का एडिशन होता था तो आपको एल्केन मिल जाता था। तो इन दोनों रिएक्शन में जो आप एरो के ऊपर देख रहे हो वो क्या है? वो कैटलिस्ट है। यहाँ कौन है? आयरन और मॉलिब्डेनम, है ना। आयरन तो 3D सीरीज का ही है, और ये मॉलिब्डेनम यारी जरा निभाना मौत तक, है ना, 4D सीरीज का। निकिल 3D सीरीज का, 4D 5D। तो देखो ये सब क्या है? कैटलिस्ट ही तो है। तो इन जो रिएक्शन में आपने कैटलिस्ट देखे वो क्या थे? इन जो रिएक्शन में आपने कैटलिस्ट देखे वो क्या थे? वो थे सर आयरन और मॉलिब्डेनम पहली रिएक्शन में। दूसरी में हमने देखे निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम। ये सब क्या है? ये सब ट्रांजिशन मेटल्स ही तो हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऐसी क्या खास बात है जो वो कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं, पहली बात तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मतलब कि वो किसी भी ऐसे उसके संग कंबाइन कर लेंगे, किसके? ऐसे के संग, ये जो है ना
यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी अलग अलग है, कोई रिएक्टेंट आया मान लो +1 का, कोई +2 का, अब ट्रांजिशन एलिमेंट तो अड़के बैठा है, नहीं भाई मैं +1 के संग ही बॉन्ड बनाऊंगा, बट ऐसा नहीं है। आपको पता है ns और n-1d ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, कंपेरेबल होती है। तो कंपेरेबल एनर्जी की वजह से क्या होता है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो पहला रीजन यही है कैटलिस्ट या कैटालिटिक बिहेवियर शो करने का कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। दूसरी बात, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के संग बॉन्ड बनाता है, तो इनके पास क्या है, बॉन्ड बनाने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। दूसरी बात, इनका साइज छोटा है तो इनका मतलब चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी। तो मेनली जो दो रीजन है वो पहला है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। तो अगर पूछता है कोई कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो अच्छे कैटलिस्ट क्यों होते हैं, तो आप उन्हें क्या जवाब दोगे, आप ये कह दोगे सर कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या शो करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो कैटालिटिक बिहेवियर, किस वजह से, ड्यू टू द, पहला रीजन क्या है, ड्यू टू देयर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आके आराम से वहां पे बॉन्ड बना सकते हैं। एंड और दूसरी बात, उनकी जो एबिलिटी है किस चीज की, एंड देयर एबिलिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो अच्छे क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं। बताओ ये बात समझ में आई, दिख रहा है ना ये कलर, हाँ सर दिख रहा है। तो ये रीजन था। दूसरी बात अगर मैं करूं, ऐसा क्या हुआ है ना उनकी वजह से कि यहाँ पे ये लोग आके कैटलिस्ट का काम करने लगे। ये यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या है, गैसेस। लोअर एल्केन्स एल्कीन्स भी क्या होते हैं, गैसेस ही होते हैं, और हाइड्रोजन तो आपको पता ही है क्या है, गैस है। तो होता क्या है, ये जो चीजें होती हैं आपके पास, है ना, ये क्या करते हैं, ये गैसेस को अपने सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब कराते हैं। दो फिनोमिना होते हैं, सरफेस केमिस्ट्री हटा दिया आपके 12th बोर्ड से, वरना डिटेल में पढ़ते, कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ेंगे। एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन होता है सरफेस पे, एब्जॉर्प्शन होता है बल्क पे। जैसे ये कोई सरफेस है तो कोई मॉलिक्यूल यहाँ आके स्टिक हो गया तो वो एड्सॉर्प्शन है, AD, है ना, और कोई मॉलिक्यूल यहाँ आके इसके बल्क में चला गया तो वो क्या है, एब्जॉर्प्शन है, AB। तो ये जो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल्स, ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आओ तो हमारी सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाओ। तो ये क्या थे, पहले गैसेस थे, अब गैसेस इधर उधर भाग रहे होंगे, बट ये जो कैटलिस्ट है ये क्या है, मेटल सॉलिड, ये उन गैसेस को कहेगा आओ हमारे पास भरपूर जगह है, आके बैठो, आपस में बॉन्ड बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, फिर चले जाना। कैटलिस्ट भी फ्री, प्रोडक्ट भी फ्री, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मैं देख लिख रहा हूं, दे प्रोवाइड सरफेस एरिया, किसके लिए, फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, है ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन देयर सरफेस, है ना। अब वहां पे आके बैठ जाएंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे, बाद में वो डिटैच हो जाएंगे सरफेस से। तो बात समझ में आई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों अच्छे कैटलिस्ट हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से और वैकेंट एम्प्टी डी ऑर्बिटल की वजह से। साथ ही साथ वो क्या करते हैं, सरफेस प्रोवाइड करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब कराने के लिए। नोट करो, रब करूंगा इसको, ठीक है, डिटेल में चर्चा हो रही है, चलो रब कर दें, ठीक, रब कर रहा हूं, नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय को तो सब जानते हो, एलॉय क्या है, जब दो मेटल या दो से ज्यादा मेटल जो है आपकी वो कंबाइन करें, बट
उनका स्टेट क्या रहेगा, मेटल्स तो यूजुअली सॉलिड रहते हैं, सॉलिड्स को थोड़ी आप आपस में मिक्स कर सकते हो, नहीं, सॉलिड्स को पहले क्या करोगे, लिक्विड सॉल्यूशन बनाओगे उनका एक मोल्टन फॉर्म में, है ना, फिर उन्हें मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद जो नया कंपाउंड बनता है उसको हम एलॉय बोलते हैं। होता क्या है, लिक्विड फॉर्म में जब वो क्रिस्टल बनती है तो वो जो दूसरा मेटल होता है वो पहले मेटल को वहां से डिस्प्लेस कर देता है, तो अब उस क्रिस्टल में दोनों तरीके के मेटल रहते हैं, है ना, तो इस वजह से एलॉय फॉर्म हो जाता है। अब सर ट्रांजिशन मेटल्स ही क्यों एलॉय बनाते हैं, तो ट्रांजिशन मेटल्स एलॉय इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके एटम्स के बीच कंपेरेबल साइज रहता है। अब कंपेरेबल साइज रहेगा तो भाई इजीली एडजस्टमेंट हो जाएगा, बड़ा छोटा होगा तो वहां पे बड़ा वाला अपनी डोमिनेंस दिखाएगा, है ना, तो क्या आ जाएंगे, वेरिएशंस आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो एलॉय फॉर्मेशन पहले लिख लो, एलॉय होते क्या है, लिखवा दूं एक बार, देखो एलॉय क्या होते हैं वो बता दो सब। देखो एलॉय क्या है, एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि वो बनने के बाद है एक जैसा दिखते हैं, ये नहीं स्टील का गिलास है, स्टील क्या एलॉय है, आयरन और कार्बन का, क्या अलग अलग दिखेंगे, नहीं एक जैसा दिखता है, यूनिफॉर्म। तो एलॉयज क्या है, एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर metals which are combined, जो कंबाइन होते हैं कब, when their molten, molten मतलब उन्हें मेल्ट करके, है ना, जब उनके molten सॉल्यूशन को आप मिक्स करते हो तभी एलॉय बनता है, when their molten solution are mixed। तो जब ऐसा होगा तब क्या बनेगा, तब एलॉय का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये तो हो गया सर एलॉय होते क्या है, कोई एग्जांपल दे दो। देखो स्टील होता है, स्टील में क्या है, स्टील में आयरन है प्लस कार्बन है ना, और भी होते हैं आपके पास, ब्रास होता है, ब्रॉन्ज होता है, ठीक है, तो ये सब एलॉयज तो ही है, ब्रास है ना, ब्रॉन्ज है, देख लेना है कि इसका कंपोजिशन क्या है, कॉपर टिन का होता है ना, ठीक है, तो ये सब चीजें आपके पास, तो ये क्या है, एलॉय है। एलॉय क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा मेटल का कॉम्बिनेशन कब फॉर्म होते हैं, जब मेटल्स को आप लिक्विड फॉर्म में मिक्स करते हो उनकी मेल्टेड फॉर्म में। अब सर ट्रांजिशन मेटल्स एलॉय क्यों बनाते हैं, तो उसका रीजन आपके सामने लिख रहा हूं, देखना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉय बिकॉज, क्यों बनाते हैं, बिकॉज देयर एटम्स हैव ऑलमोस्ट कंपेरेबल साइज, उनका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, कंपेरेबल होता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या है, इजीली एडजस्टमेंट हो जाता है ना, एंड दे डिस्प्लेस, और वहां पे वो एक दूसरे को क्या है, डिस्प्लेस कर देते हैं इन द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस बताया था, वो जो क्रिस्टल बना के दिखाया था क्रोमियम का, है ना, वैसे ही। तो ये है आपके सामने, लिख लो इसको। ये था एलॉयज की डेफिनेशन, ये था ट्रांजिशन एलिमेंट्स एलॉय क्यों बनाते हैं, ठीक, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो पॉज करके नोट कर लेना, रब कर रहा हूं, आ जाओ नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भर भर के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, वो क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो सर ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होने से पहले मुझे ये बताओ रिडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ाया है बेटा, रिडक्शन मतलब होता था सर, वाइल गिर याद कराया था, बताओ, वाइल गिर गया और हम भी गिर गए। देखो वाइल गिर मतलब ऑक्सीडेशन, वाइल ओ फॉर ऑक्सीडेशन, आई फॉर इज, एल फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। तो रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता है सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना सर, रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो सर ये तो याद आ गया,
अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन गेन जो कोई एलिमेंट है किस स्टेट में करेगा। देखो इलेक्ट्रॉन का लेना देना या ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये सब बात होती है आपकी जब कोई एलिमेंट गैसियस स्टेट में होता है और आइसोलेट होता है, क्योंकि गैसेस क्या है सबसे जुदा जुदा रहते हैं दूर दूर, ठीक है, तो उन्हें मतलब नहीं है आसपास सराउंडिंग में कौन है उसके संग वो इंटरेक्ट कम करेंगे, फिर उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना इजी हो जाएगा। तो और तुम्हें पता है मेटल्स तो यूजुअली सॉलिड की फॉर्म में रहते हैं, है ना, तो अगर कोई मेटल क्या है पहले सॉलिड की फॉर्म में है तो हम उसे क्या करेंगे, हम उससे कहेंगे कि चल कहाँ, पहले भाई तू गैसियस फॉर्म में चल, ठीक है, आप उसे कहाँ ले जाओगे, आप उसे गैसियस फॉर्म में ले जाओगे, ठीक, चलो तो गैसियस फॉर्म में जब आप उसे ले जाओगे तो क्या होगा, देखो कौन सा प्रोसेस होगा, सॉलिड से गैस जा रहे हो, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल डायरेक्टली इनटू गैसेस इज नोन एज सब्लिमेशन एनर्जी, या फिर आप सॉलिड से उसके एटम्स गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा या तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये दोनों नाम सही है यहाँ पे, ठीक। तो मुझे बताओ कौन सा नाम लिखोगे, तो सब्लिमेशन लिख दो, लिख देंगे। अब बताओ यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लगेगी, ऐसे डिनोट कर रहा हूं मैं SUB और H से, वो कैसी होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव। भाई सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास थे, दूर जा रहे हैं, खुद से कोई थोड़ी दूर जाता है, खुद से आज तक कभी कोई दूर गया है, हाँ सर सब खुद से ही जाते हैं, लेकिन सॉलिड मॉलिक्यूल्स नहीं जाते हैं, तुम कल इमोशनल मत हुआ करो बीच बीच में, है ना, मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें पता है अपना काम, केमिस्ट्री है अपना हिसाब से सही चलती है, इंसान थोड़ी है कलयुग के, केमिस्ट्री है मॉलिक्यूल्स है नहीं जाएंगे दूर, बट अब बाहर से कोई उन्हें जबरदस्ती फोर्स करेगा तो उन्हें जाना पड़ेगा, तो बाहर से एनर्जी लग रही है ना मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाने के लिए, तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स क्या होंगे जब गैस में कन्वर्ट होंगे तो उनको एनर्जी चाहिए और वो काम खुद से नहीं करेंगे, खुद से करते तो अपनी एनर्जी लगा देते, बट ये काम हम करवाएंगे उनसे, हम है ना मनुष्य, कह रहे हैं हो जाओ दूर हो जाओ दूर, हो जाएंगे अगर वो कह रहे हैं फिर हो जाते हैं, चलो। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस होता है ये प्रोसेस कैसा होता है, ये प्रोसेस होता है आपके सामने एंडोथर्मिक, मतलब क्या, मतलब सर इस प्रोसेस को कराने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जब वो गैसीय स्टेट में आ जाएगा तो यहां से आप इलेक्ट्रॉन निकाल दो उसके, यहां से उसका आयन बना दो, तो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, 11th क्लास चैप्टर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी पढ़ा है, फिर भी याद नहीं है, देखो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो गैसियस एटम तो ये है ही, तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी वो क्या होगी, यहाँ पे लगने वाली एनर्जी होगी सर कौन सी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आई से डिनोट कर रहा हूं। अब बताओ कोई चीज अपने इलेक्ट्रॉन खुद देगा क्या, इलेक्ट्रॉन तो उसकी प्रॉपर्टी है, संपदा है ना, अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी कोई दे देगा किसी को, तुम्हारे पैसे रखे हैं जेब में ऐसी किसी को निकाल के दे दोगे, नहीं ना, अब कोई मांगेगा सामने से तब भी तुम नहीं दोगे, बट वो जबरदस्ती फोर्स करेगा, नहीं भाई चाहिए काम है ये है, तो वो अपनी एनर्जी लगाएगा, तब कहोगे तुम यार चलो दे देते हैं, तो वही काम यहाँ पे होगा, ये जो मेटल एटम है इसको बाहर से कोई एनर्जी लगाएगा, कहेगा दे पैसे दे, तब वो देगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये वाला प्रोसेस भी कैसा हो गया, ये वाला प्रोसेस भी एंडोथर्मिक हो गया। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, बार बार सर आप एंडोथर्मिक बोल रहे हो, एंडोथर्मिक का मतलब वो है जो एनर्जी दे रहे हो वो सिस्टम को मिल रही है, मतलब उसकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, बट जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होता है ये एक्वस सॉल्यूशन में चलता है, तो सर इसको एक्वस सॉल्यूशन में भी ले आओ जरा, तो यहां से ये क्या बन जाएगा, एक्वस आयन बन जाएगा, अब बात क्लियर हुई। तो ये एक्वस आयन बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी, मतलब आइंस पहले थे उनको वाटर मॉलिक्यूल ने आके सराउंड किया तो वो उनके साथ चले गए, तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी वो क्या है, यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब देखो गैसियस मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स वहां पे भले ही आए लेकिन यहाँ पे इंट्रैक्शन हुआ होगा, है ना, हम कुछ नहीं करेंगे, तुम इनको गैसेस को सीधे एक्वस सॉल्यूशन में डाल दो, तुम कोई एनर्जी मत लगाओ, वाटर मॉलिक्यूल खुद ही नल ले हैं, मतलब H+ और OH- आयंस खूब पगलोट घूम रहे हैं इधर उधर,
वो क्या करेंगे, गैसेस के पास आएंगे, कहेंगे आओ हम तुम्हें हाइड्रेट करते हैं, आओ हम तुम्हें हाइड्रेट करते हैं। गैस कहेंगे लो कर लो, ऐसी तो अकेले घूम रहे थे हम, ठीक है। तो जब H प्लस और OH माइनस आएंगे तो OH माइनस इसको सराउंड कर लेंगे, खुद से आए ना, वो आपने थोड़ी कहा, अपनी एनर्जी लगा के आए। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है, ये वाला प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, मतलब सिस्टम की एनर्जी यहाँ पे लूज होगी। तो यहाँ पे जो एनर्जी हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इन तीनों एंथैल्पीज का जो सम होता है वो डिसाइड करता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। सर क्या बोला, एक बार फिर से बता दो। देखो बता रहा, मैंने क्या बताया, मैंने कहा जो एसआरपी होता है ना, एसआरपी किस पे डिपेंड करता है, एसआरपी डिपेंड्स अपॉन, पहली चीज क्या, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कराने के लिए आपको कितनी एनर्जी लगी। दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, समझाया अभी, समझाया सर। और तीसरी क्या थी, तीसरी थी आपके सामने ये वाली हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इन तीनों एंथैल्पीज का जो सम है वो डिसाइड करेगा क्या, कि किसी चीज का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। अब जिस चीज का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका पहले रिडक्शन हो जाएगा, जाहिर सी बात है ना। तो वो तो हमें पता ही है सर, क्या कि सर जिसका एसआरपी ज्यादा तो उसका रिडक्शन क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा। एसआरपी जिसका ज्यादा होगा रिडक्शन उसका, हिंदी में लिख रहा हूँ, रिडक्शन उसका क्या होगा, पहले होगा, है ना। और वो क्या करेगा, एंड इट विल एक्ट एज, अब खुद का रिडक्शन हो गया तो दूसरे का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। तो वो कैसे करेगा, इट विल एक्ट एज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो किसकी तरह वर्क करेगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। बताओ आई बात समझ में या नहीं। तो मोस्टली ये देखा जाता है ना, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, जिसका और लिख ला दें, यहाँ लिख लेते हैं, जिसका एसआरपी, हिंदी की राइटिंग ऐसी है मेरी, और क्या सर इंग्लिश की कौन सी बहुत अच्छी है, इंग्लिश की भी वैसी है, हिंदी की ऐसी, इंग्लिश की वैसी कर रखी है आपने, ऐसी तैसी नहीं भाई, अब तो सुधार कर रहे हैं, है ना। चलो देखो, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, और वो अपना रिडक्शन कराने के बाद दूसरों का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। तो वो क्या होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। आ गई बात सर समझ में। अब मुझे बताओ सर कि क्या क्या बात करने जा रहे थे हम, बात ही भूल गया यार मैं तो। जिसका एसआरपी ज्यादा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, मतलब उसका पहले रिडक्शन होगा और वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। हाँ, मैं ये बताने वाला था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं मोस्टली क्या होता है, उनका जो एसआरपी होता है वो नेगेटिव होता है ना, यूजुअली ट्रांजिशन मेटल्स हैव नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब क्या सर, मतलब ये कि जो कौन है, जो आपके सामने ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव रहता है, मतलब उनकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो कंपैरेटिवली ज्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू सब्लिमेशन और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। भाई तुम्हें यहाँ पे मैंने क्या बताया, मैंने यही तो बताया कि एसआरपी डिपेंड करता है इन तीन चीजों पे, जिसमें से दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और जो रिजल्ट आ रहा है वो तुम्हारा कैसा आ रहा है, वो भी नेगेटिव आ रहा है, रिजल्ट नहीं मतलब वैल्यू जो आ रही है वो भी कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इन तीनों चीजों का सम नेगेटिव कब आ सकता है, जब ये नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी हो, है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में यूजुअली हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। अब इस पे क्वेश्चन भी है, हाइड्रेशन एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है, वो करती है चार्ज और साइज पे डिपेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्योंकि इन दोनों चीजों की वजह से चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब छोटा सा आयन होगा तो डेंसिटी कैसे होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी ज्यादा, दूर तक चार्ज फैलाएगा, तो दूर से ही वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उसे सराउंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलें, चलो आगे चलते हैं रब करके।
अच्छा देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन है सर कि जो Mn2+ कंपाउंड्स हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं किन से, Fe2+ से टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू देयर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कट हो गया क्या, नहीं कटा तो नहीं, देखो Mn2+ कंपाउंड मोर स्टेबल देन Fe2+ टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का पहले तो सर मुझे मतलब बता दो, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब था, ऑक्सीडेशन का मतलब था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो चलो Mn2+ को देखते हैं। Mn2+ को देखने से पहले मुझे जरा Mn के हालचाल बताओ तुम। Mn का एटॉमिक नंबर आ गया ना पिछले क्लास का कॉन्सेप्ट, इसीलिए बोला था रिवाइज करके बैठो। देखो Mn स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 25 होता है। 25 के लिए सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो कंडेंस फॉर्म में लिखोगे तो आर्गन 18 और 4s2 3d5। अब सर Mn2+ की लिख के दिखाना जरा, ले भाई Mn2+ मतलब क्या, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, कहां से जाएंगे, जो शेल सबसे बाहर होगा, यानी कि 4s0 और 3d5, ठीक है। तो इनका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन मतलब आपको और लॉस करना है इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो जरा 3d5 क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ड्यू टू द सिमेट्री ये क्या होती है, स्टेबल होती है ज्यादा। अब इस कन्फिग्रेशन से आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो भाई जाहिर सी बात है Mn2+ मना कर देगा। लेकिन जब Fe2+ की बात करोगे, Fe का एटॉमिक नंबर कितना है 26, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो जाएगी, आर्गन 18 4s2 3d6। यहां से जरा दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो Fe2+, तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन 18 और साथ में 4s0 और 3d6। हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया सर। अब 3d6 से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि 3d5 से, मतलब Fe2+ पहले ऑक्सीडाइज होना चाहेगा या Mn2+, भाई Mn2+ पहले क्या बाद में भी नहीं होना चाहेगा, उसकी स्टेबल हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है। और ये क्या है, ऐसे ही अनस्टेबल तो नहीं कहूंगा बट उसके कंपैरिजन में अनस्टेबल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये क्या है, ये स्टेबल हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है किसकी, Mn2+ की। तो यहां से क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो वही बात आप लिखवा दो सर हमें, क्वेश्चन यही तो था कि Mn2+ कंपाउंड जो है वो ज्यादा स्टेबल है Fe2+ से टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। स्टेबल का मतलब अब वो नहीं चाह रहे हैं कि हम ऑक्सीडाइज हों, तो ऐसा क्यों है, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, लिख लेना साथ में, ठीक है। लिख लो कि Mn2+ कंपाउंड्स हैव स्टेबल half filled इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना, उनकी क्या है, स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, दैट इज क्या है D5, है ना। तो यहां से क्या है, सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट फ्रॉम किसमें से, Mn2+, बट Fe2+ have comparatively लेस, उनके कंपैरिजन में इनकी क्या है, लेस स्टेबल कन्फिग्रेशन, क्या है वो भी आपको बता रखी है मैंने, कितनी है D6। सो इलेक्ट्रॉन कैन बी easily removed from Fe2+ and it gets oxidized, और वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। बताओ आ गया बात समझ, मतलब रीजन समझ आ गया, Mn2+ कंपाउंड्स क्यों नहीं, क्यों स्टेबल है ऑक्सीडेशन की तरफ और Fe2+ नहीं है।
तो सर बता दिया आपने कि Mn2+ की हाफ फील्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन है, अब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नहीं। बट आयरन का ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो नहीं होगा। चलो नोट कर लो, नोट करो, पॉज करके रब कर रहा हूँ, और क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन करेंगे, फिर जो कंपाउंड्स हैं डी ब्लॉक के नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलो रब कर देता हूँ, आओ। एक्सप्लेन वाई Cu+ आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। हमें बताना है कि Cu+1 आयन स्टेबल क्यों नहीं है एक्वस सॉल्यूशन में। तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा इसके संग क्या दुर्घटना हुई कि अनस्टेबल हो गया। देखो, जैसे ही Cu+1 आयन एक्वस सॉल्यूशन में जाता है डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब ऐसा रिएक्शन या ऐसा एलिमेंट जिसका साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। एक बार फिर से बताओ सर, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का नाम सुना होगा रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में क्लास 11 में। ये वो रिएक्शन होती है जहां पे एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उस ही एलिमेंट का रिडक्शन होता है। सर बता ही दियो, लिख के बताते हैं। देखो तो पहले देख क्यों नहीं है अनस्टेबल वो बता रहा हूं। देखो Cu+ आयन इज अनस्टेबल इन, अरे ये तो सर क्वेश्चन में भी लिखा था, आप क्यों लिख रहे हो? लिख दिया यार, फिलो फिलो। देखो Cu+ आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। क्यों नहीं है स्टेबल? बिकॉज इट डिसप्रपोर्शनेट, है ना, ये क्या हो जाता है? डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है इन aqueous solution to give Cu+ ions and copper solid। आई बात समझ में? तो सही डिसप्रपोर्शनेशन का क्या मतलब होता है वो भी लिखवा देता हूँ। डिसप्रपोर्शनेशन नोट कर लेना। डिसप्रपोर्शनेशन मीन्स सेम एलिमेंट, है ना, जो एक ही एलिमेंट है वो क्या हो? सेम एलिमेंट अंडरगोइंग, उसी का ऑक्सीडेशन भी हो और उसी का क्या हो? रिडक्शन भी हो। सेम एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली। तो ये किसका मतलब लिखवा दिया मैंने आपको? ये लिखवा दिया मैंने आपको डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब। अब सर रिएक्शन भी लिख के बता दो। क्यों नहीं बताएंगे भाई? देखो बता देते हैं। लो देखो क्या है आपके सामने, Cu+1, है ना, एक्वस सॉल्यूशन में है, तो ये काय में कन्वर्ट हो जाता है? Cu2+ में एक्वस, और कॉपर का ही क्या बना लेता है? सॉलिड प्रेसिपिटेट बना लेता है। बैलेंस हो गई रिएक्शन। सर यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखा दोगे जरा? हाँ भाई दिखा देंगे। यहाँ कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? +1। यहाँ कितना है? +2। कोई चार्ज नहीं तो 0। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ से यहाँ सर इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसी प्रोसेस को तो हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है? +1 से 0, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो देखा आपने Cu+ आयंस ने क्या करा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाई। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि Cu2+ आयंस की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा रहती है। तो भाई जिस काम के लिए जो एनर्जी ज्यादा होगी वो काम हो जाएगा। तो Cu+ आयन जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में जाते हैं तो वाटर आयंस तो उनसे कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन से, H+ आयंस से, कि हम Cu2+ में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तब आप हमें आराम से हाइड्रेट कर दोगे। तो ऐसा हुआ क्यों ये भी लिख लो। ठीक, इसको कैसे लिखोगे? लिखो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu2+ आयंस।
तो U2+ आइंस की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये काम होता है। और हाइड्रेशन एंथैल्पी देखो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो डिपेंड करती है, आप कहोगे ना सर कॉपर 2+ की क्यों ज़्यादा हुई 1 से, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी उल्टा लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज पे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज पे। तो दोनों बातें कॉपर 2+ के फेवर में है। कॉपर +1 से ज़्यादा चार्ज भी कॉपर 2+ में है, कॉपर 2+ का साइज भी छोटा है। तो ये दोनों फैक्टर ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, ये दोनों फैक्टर फेवर में होने के कारण कॉपर 2+ के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिस वजह से कॉपर प्लस आइंस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर 2+ में। तो ये आंसर था इसका, कर लो नोट। चलो, इतना रंग बिरंगे कलर से पढ़ा रहे हैं तुम्हें, है ना, तुम एक ही कलर के पेन से नोट बना लो तब भी, लेकिन समझना है। देखो क्वेश्चन डिस्कस भी कर ले रहा हूँ मैं प्रॉपर्टी के साथ साथ, वरना थ्योरेटिकल चैप्टर में तो क्वेश्चन शायद ही डिस्कस होते हैं क्लास में, या तो अलग से होते हैं, न्यूमेरिकल में तो फिर भी फॉर्मूला समझाने के लिए करा देते हैं। सर कितनी तारीफ करोगे अपनी, तारीफ नहीं है भाई, पढ़ लो। चलो रब कर रहे हैं, बढ़ते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन ही होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि E0 वैल्यू M2+ से M जाने की, बताओ ये कौन सा पोटेंशियल दे रखा है। सर +2 से 0 जा रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, यानी कि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है। स्टैंडर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि E के ऊपर नॉट लगा है, थोड़ा नीचे आ गया है बस ये, है ना। फॉर कॉपर इज पॉजिटिव, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर दिस, ऐसा क्या हुआ जो इसका वो आ गया पॉजिटिव। देखो SRP 3 चीजों पे डिपेंड करता था। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे पहले सब्लिमेशन पॉजिटिव होता था, आयोनाइजेशन पॉजिटिव, हाइड्रेशन कैसा होता था, नेगेटिव। अब सम जो आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसा क्यों आ रहा होगा, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो क्या रही होगी, कम रही होगी इन कंपैरिजन टू आयोनाइजेशन एंड सब्लिमेशन। तो देखो लिखवा देते हैं इसे भी। देखो क्या है, SRP जो था किस पे डिपेंड करता था, SRP डिपेंड्स अपॉन, अभी लिखवाया भी था, सब्लिमेशन एंथैल्पी। जो कि कैसे होती थी, सब्लिमेशन एंथैल्पी कैसी होती थी, पॉजिटिव। आप करा रहे होते थे वो काम। दूसरी चीज क्या थी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी कैसी होती थी, पॉजिटिव। तो कोई चीज अगर पॉजिटिव आ रही है तो मतलब उसमें पॉजिटिव वाली, किसी चीज का सम पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब पॉजिटिव क्वांटिटीज ज्यादा है। और तीसरी चीज क्या थी आपके सामने, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब मैं वो रिएक्शन लिख के नहीं बता रहा हूँ, रिएक्शन आप वहां से भी लिख सकते हो, है ना। तीसरी क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये कैसी थी, नेगेटिव। तो इन तीनों चीजों का सम होता है क्या, SRP, है ना। तो क्या है कि SRP इज द सम ऑफ अबव 3 एंथैल्पीज। इन तीनों का क्या होता है, इन तीनों का सम होता है SRP। तो मुझे बताओ किसी चीज का सम पॉजिटिव आ रहा है और उसको ऐड होने वाली चीजें ये हैं, तो क्या रीजन रहा होगा। तो रीजन सर ये रहा होगा कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो इन दोनों के कंपैरिजन में कम रही होगी, ये दोनों चीजें ज्यादा रही होंगी, है ना। तो पॉसिबल रीजन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इट इज बिकॉज, या इट माइट बी बोल देते हैं ना, it may be due to the higher sublimation and that is, या ये भी बोल दो, that is due to lower हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्योंकि इन्हीं तीनों का सम तो है क्या, SRP।
तो SRP अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब जो चीज़ें पॉजिटिव थी उनकी वैल्यू ज़्यादा है, जो चीज़ नेगेटिव थी उसकी वैल्यू कम है। हाइड्रेशन एंथैल्पी कम रही होगी और सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा रही होगी। तो ये आंसर था इस क्वेश्चन का। बताओ आया समझ? ठीक है, तो लेक्चर को लंबा ना करते हुए ताकि आप लोग रिवाइज भी करके आओ, तो हम इसको यहीं वाइंड अप करेंगे। मतलब प्रॉपर्टीज सारी खत्म हो गई तो पढ़ लेना। क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं, या किसी कंपाउंड को दे देंगे, बोल देंगे इसमें ये प्रॉपर्टी है, एक्सप्लेन करो। सारे रीजन मैंने आपको लिखवा दिए। नेक्स्ट क्लास से हम कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक, पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्या है पोटेशियम मैंगनेट है ना, KMnO4 और K2Cr2O7 पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको रिवाइज करके आना। धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करो। बाय बाय।